रतन थका हारा अपने घर पर लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी मोहिनी रोते हुए रतन से बोली, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, क्या हुआ? जब आप काम पर गए थे तब मैंने आपसे कहा था कि रसोई में खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया है। हमारी बेटी आरती भी बेचारी आपका इंतजार करते करते भूखी ही सो गई। तुमसे कहा था ना मैंने मोहिनी कि मैंने जमींदार से कुछ पैसे उधार मांगे थे, मगर उस जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता, आप दिन रात जमींदार के खेतों में बैलों की तरह लगे रहते हो, फिर आपको उससे उधार मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे आप जो उससे पैसे मांग रहे हो वो आपकी मेहनत के मांग रहे हो। अरे तुम तो जानती हो मोहिनी कि जमींदार हर मजदूर को कितना कम मेहनताना देता है। अब मैं क्या करूं? एक आप हो जो दिन रात मेहनत करते रहते हो, मगर उसके बाद भी आपकी पत्नी और बेटी को भूखा सोना पड़ता है। और आपका बड़ा सौतेला भाई श्याम जो दिन भर गांव में घूमता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं। अरे कल ही उसकी पत्नी ने सुनार की दुकान से 10 तोले सोने का हार बनवाया है। आप अपने सौतेली भाई के साथ क्यों नहीं लग जाते? तुम जानती हो मोहिनी कि मेरा सौतेला भाई व्यापार में कितने उल्टे सीधे कार्य करता है। अरे मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं, मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बिटिया आरती को भूखा नहीं देख सकती। जाओ जाकर कुछ खाने को लेकर आओ। तुम भी हद करती हो मोहिनी। तुम जानती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं कहां से खाना लेकर आऊं? तुम अपने बड़े सौतेली भाई के साथ कोई काम नहीं कर सकते तो कम से कम उससे पैसे तो उधार मांग सकते हो। जब जमींदार पैसे दे दे तो उसे लौटा देना। मोहिनी की बात सुनकर रतन अपने सौतेले भाई श्याम के घर पर चला गया। अरे रतन, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रतन कैसे हो? वैसे नंदनी सही कह रही है। जहां तक मैं जानता हूं तुम तो मेरे घर की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। मैं क्या बोलूं, मैं बहुत मजबूरी में आया हूं बड़े भाई। अच्छा, ऐसे कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम्हें इतनी रात में यहां आना पड़ा? हैं? आप तो जानते हैं कि मैं जमींदार के खेतों में काम करता हूं। हाँ जानता हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि जमींदार दिन भर तुमसे कड़ी धूप में मेहनत करवाता है और पैसे के नाम पर वो तुम्हें अंगूठा दिखा देता है। क्यों? जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर कितनी मजबूरी में आया हूं। मेरी पत्नी और मेरी 15 वर्षीय पुत्री आरती सुबह से भूखे हैं भैया। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं बाजार से कुछ खाने को ले जाऊं। मेरी बिटिया, आपकी भतीजी भूखी है, कम से कम वो तो खा ले। जैसे ही जमींदार पैसे देगा मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। अरे रतन, मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास ईमानदारी का पैसा नहीं है। इसी बात का तो ढिंढोरा तुम सारे गांव में पीटते हो, है ना? और जब मुसीबत आती है तब पैसे मांगने मेरे ही पास आ जाते हो। श्याम की पत्नी मजाक उड़ाते हुए अपने पति से बोली, अरे दे दीजिए पैसे, उसकी बीवी बच्चे बेचारे भूखे हैं। हा, दे दो, बेचारे भूखे हैं। अरे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं इसको। वैसे भी पिताजी ने मेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। अरे मरने के बाद जायदाद का बंटवारा भी उन्होंने ठीक तरह से नहीं किया। उन्होंने इस निकम्मे रतन को मुझसे ज्यादा हिस्सा दिया था, मगर फिर भी ये कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इसके दिमाग में ईमानदारी घुसी हुई है। क्यों रतन, सही कहा ना मैंने? रतन मुंह लटकाकर अपने घर पर अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो गया। मुझे पता था कि तुम्हारा बड़ा सौतेला भाई तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, और आखिर क्यों देगा? सारे गांव में जो तुम उसे बदनाम करते फिरते हो। अरे मैं बदनाम नहीं करता मोहिनी। क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उसे बदनाम करूंगा? अरे जो सच है मैं वही बताता हूं सबको।
बस। अरे मेरे सच्चाई के देवता, तुम ये बात कब समझोगे कि सच्चाई से पेट नहीं भरता? मुझे लगता है कि तुम्हें जमींदारों के खेत में काम करना छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन मोहिनी, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं जमींदार की नौकरी छोड़कर कोई नया व्यवसाय शुरू कर दूं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मैं अपनी बेटी आरती को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और खुद मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगी। तब मत कहना कि मेरी गांव में बदनामी हो रही है। अगले दिन रतन गांव के मुखिया के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुखिया जी कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मेरे परिवार की हालत बहुत ही दयनीय होती चली जा रही है। आप ही कुछ सुझाइए, क्या करूं मैं तुम्हारी बात को समझता हूं रतन। देखो, मेरे पास एक उपाय है और मुझे लगता है कि उस उपाय से तुम बगैर पैसों के अच्छा व्यवसाय कर सकते हो। अच्छा, अब ऐसा कौन सा उपाय है मुखिया जी? रतन, तुम्हारे पास व्यवसाय करने के लिए धन नहीं है और गांव में तुम्हें कोई भी उधार धन देगा भी नहीं, क्योंकि गरीब आदमी को इस संसार में कोई भी धन उधार नहीं देता। क्यों ना जंगल में तुम लकड़ियां काट कर शहर में जाकर बेचो। केवल तुम्हें एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता है, अब वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बाकी तुम्हारी जितनी मेहनत उतना अधिक मुनाफा। क्यों? हाँ, ये ठीक है मुखिया जी। मैं आज ही जमींदार से अपने बचे हुए पैसे ले आता हूं। उससे मैं एक गधा खरीद लूंगा ताकि जंगल की लकड़ियां काट कर उस गधे की पीठ पर रखकर आसानी से शहर में बेच सकूं। आपने बिल्कुल सही सुझाया। हाँ, ये ठीक है कि तुम गधा खरीद लो ताकि लकड़ियां बाजार ले जा सको। ठीक है, मैं कुल्हाड़ी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ठीक है रतन, जाओ। रतन सीधे जमींदार के हवेली आकर जमींदार से बोला, जमींदार साहब, अब मेरा हिसाब कर दीजिए और जो मेरे पैसे बचे हुए हैं वो दे दीजिए। हिसाब कर दीजिए? अरे क्यों भाई, क्या हुआ? आगे काम वाम नहीं करना है क्या? नहीं जमींदार साहब, मैं दूसरा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। अब मैं आपके खेतों में काम नहीं करूंगा। अच्छा, तो अरे भैया, दूसरा व्यवसाय करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और रतन, जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों? अब मैं कल से जंगल में लकड़ियां काटकर शहर में जाकर बेचूंगा। और इसे तुम व्यवसाय कहते हो? हाँ भैया, ठीक है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें तुम्हारी बचे हुए काम के पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जरा ध्यान से सुनना भैया। दोबारा मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा, ठीक है? हाँ। रतन जमींदार से पैसे लेकर एक गधा खरीदकर घर पर ले आया। तुम्हारे पीछे मुखिया जी ये कुल्हाड़ी रख गए हैं, अब इस कुल्हाड़ी का क्या करोगे? और ये गधा किसका लेकर आए हो? मोहिनी, मैंने जमींदार की नौकरी छोड़ दी है। बचे हुए पैसे जमींदार से लेकर मैंने गधा खरीद लिया है। मैं कल से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाऊंगा, इसीलिए गधा खरीदा है मैंने। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाएंगे? लेकिन जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं और बहुत खतरा भी रहता है। हाँ हाँ, जानता हूँ, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि दूसरा व्यवसाय शुरू करो। अब बगैर पैसे के सिर्फ यही व्यवसाय हो सकता है। अगले दिन रतन अपने गधे के साथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया और अपने आप से बोला, हाँ, मैंने कभी इससे पहले पेड़ काटा ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पेड़ काटूं। चारों ओर अपनी नजर घुमाकर देखने लगा।
अचानक उसकी नजर एक घने और बहुत ही पुराने पेड़ पर पड़ी। क्या करूं क्या करूं? हाँ, ये पेड़ बहुत ही ज्यादा पुराना मालूम होता है, इसी से काटने की शुरुआत करता हूं। रतन उस पेड़ के पास जाकर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उस पेड़ के अंदर से एक आवाज आई। मुझे मत काटो, मैं जंगल का सबसे प्राचीन पेड़ हूं। मैंने वो सब कुछ देखा है जो तुम्हारे आसपास के पेड़ों ने नहीं देखा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? जरूर इस पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है। भला एक पेड़ कैसे बात कर सकता है? ये क्या हो रहा है? मैं एक जादुई वृक्ष हूं, मुझे मत काटना। मान लिया कि तुम जादुई वृक्ष हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो फिर बाजार में जाकर बेचूंगा क्या मैं? बाजार में बेचने के लिए बहुत वस्तुएं हैं। तुम पेड़ ही काटकर क्यों बेचना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। अचानक उस पेड़ से पानी की बूंदें टपकने लगी। ये पानी की बूंदें कैसी हैं? ये बूंदें नहीं, बल्कि मेरे आंसू हैं। जिस तरह से तुम्हारे अंदर आत्मा होती है, ठीक इसी तरह से पेड़ के अंदर भी आत्मा होती है। उन्हें भी दर्द होता है। यही मेरे आंसू हैं। पेड़ की बात सुनकर रतन को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आ गया और वो चुपचाप अपने घर आ गया। रतन को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। आप तो जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। रतन सारी घटना बताते हुए बोला। हाँ, अब तुम ही बताओ भैया, मैं उस पेड़ को भला कैसे काट सकता था? अरे पेड़ों के अंदर आत्मा होती है। बेचारा रो रहा था, मुझसे नहीं देखा गया। मोहिनी एक चतुर स्त्री थी। मुझे तो वो कोई मामूली पेड़ नहीं लगता। उस जादुई पेड़ ने कहा है कि उसने वो सब देखा है जो और पेड़ों ने नहीं देखा। तुम कल दोबारा जाकर उस पेड़ को काटने का प्रयास करना, वो जरूर तुम्हें कुछ न कुछ बताएगा। अगले दिन रतन दोबारा गधा लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच गया। रतन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वो पेड़ बोला। अरे, तुम फिर दोबारा मुझे काटने के लिए आ गए? देखो, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊं जिससे तुम रातों रात धनवान बन जाओ, क्या तब भी मुझे काटोगे? क्या? अगर ऐसा हुआ तो मैं इस जंगल में किसी भी वृक्ष को कभी भी नहीं काटूंगा। बताओ। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से दाएं दिशा की ओर घनी झाड़ियों से छुपी हुई एक गुफा है। उस गुफा के अंदर ढेर सारा सोना और चांदी का खजाना छुपा हुआ है, मगर वो गुफा बाहर से बंद है। मैं उस गुफा का द्वार खोलने का मंत्र तुम्हें बता सकता हूं। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? मुझे जल्दी बताओ। अगर मैं धनवान हो गया तो फिर मैं अपने गांव में किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा। बताओ जल्दी से। जब तुम उस गुफा के नजदीक जाना तो कहना, जम्बारा जम्बारा। रतन खुशी से गुफा की ओर चल दिया। अरे पहले पूरी बात तो सुनो। गुफा के अंदर जाते ही फिर से द्वार बंद हो जाता है। तो तुमने मुझे गुफा का द्वार खोलने का मंत्र बता तो दिया। जम्बारा जम्बारा। हाँ, यही तो रहस्य है कि वो मंत्र केवल एक ही बार काम करता है। मेरे पेड़ के ऊपर से एक पत्ता तोड़ लो। जब गुफा का द्वार बंद हो जाए,
इस पेड़ के पत्ते को द्वार पे स्पर्श कर देना, द्वार खुल जाएगा। कुछ देर में रतन अपने गधे को लेकर झाड़ियों से छुपी हुई उस गुफा के नजदीक पहुंचकर बोला, जम्बारा जम्बारा। दरवाजा अचानक खुल गया। रतन गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। यहाँ तो ढेर सारा सोना और चांदी पड़ा हुआ है। इतना सोना तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। क्या करूं क्या करूं? क्या मैं इतना सोना उठा लूं? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ उतना ही सोना उठाऊंगा जितनी से मेरी गरीबी दूर हो जाए। रतन ने एक बोरी में भरकर ढेर सारा सोना गधे की पीठ पर रखकर घर ले आया। इतना ढेर सारा सोना आप कहाँ से लेकर आए? सच बताइए, कहीं आपने किसी के घर पर डाका तो नहीं डाला? अरे पगली, किसी के घर पर डाका भी डालता तो उसके वहां इतना सोना नहीं मिलता। रतन सारी घटना मोहिनी को बताने लगा। मैंने आपसे कहा था ना कि वो पेड़ आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। कुछ ही दिनों में रतन अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और यही बात उसके सौतेले भाई श्याम को चुभने लगी। नंदनी, अरे कल तक मेरा सौतेला भाई मेरे आगे हाथ फैलाता रहता था। अरे मेरी समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसके पास इतना धन कहां से आ गया। कहां से आ गया? हाँ? अब ये बात तो तुम्हारा सौतेला भाई ही बता सकता है, परंतु वो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं बताएगा। तुमने सही कहा नंदनी, मगर शायद वो मेरी चतुराई को नहीं जानता। मैंने अपना आदमी उसके पीछे लगा रखा है। कुछ ही देर में वो आता होगा, क्योंकि रतन जब से जंगल से लौटा है तब से ही वो धनवान हुआ है। हो न हो जंगल में कोई रहस्य छुपा है। इधर रतन अपनी हवेली पे बैठा हुआ था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति रतन के पास आकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, मेरा नाम जमुना प्रसाद है। मैंने बैंक से बहुत भारी भरकम रकम उधार ली थी अपनी बिटिया की शादी करने के लिए, मगर अगले दिन कोई चोर उसे चुरा कर ले गया। सुना है कि आप गरीबों की बहुत सहायता करते हैं, मेरी भी सहायता कीजिए। जाहिर सी बात है, आपने बैंकों से रकम बहुत सारी उधार ली होगी। इतना सारा रुपया तो अभी नहीं है मेरे पास। आप मुझे केवल आज का समय दीजिए, कल मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, ठीक है? बूढ़ा व्यक्ति वहाँ रतन के सौतेले भाई श्याम के यहाँ पर जाकर बोला, तुम्हारा काम मैंने कर दिया है श्याम। ठीक है बूढ़े बाबा, अब तुम जा सकते हो, जाओ। बूढ़ा वहाँ से चला गया। बूढ़े के जाते ही नंदिनी श्याम से बोली, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, आखिर चल क्या रहा है? नंदनी, मैंने ही बूढ़े बाबा को रतन के पास मदद के लिए भेजा था। अब मुझे बस रतन पर नजर रखनी है। अगर रतन जंगल की ओर जाता है तो मेरा शक सही साबित होगा। अगली सुबह रतन को जाते देख उसकी पत्नी मोहिनी बोली, इतनी सुबह सुबह गधा लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? जंगल जा रहा हूँ। जंगल? लेकिन क्यों? रतन सारी घटना मोहिनी को बताते हुए बोला, मुझे लगता है कि मुझे उस बूढ़े बाबा की मदद करनी चाहिए। उस बूढ़े बाबा ने बैंक से कर्ज लिया। मोहिनी, अरे वो बेचारा मदद के लिए मेरे पास आया है, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी भी मददगार को खाली हाथ नहीं लौटाता। चलो तुम चिंता न करो, मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा, ठीक है? रतन सीधे उस जादुई पेड़ के पास चला गया और उसका पत्ता तोड़कर अपने गधे को लेकर गुफा के अंदर चला गया। मगर वो नहीं जानता था कि उसका सौतेला भाई उस पर नजर रखे हुए है। शाम जंगल में एक पेड़ के पीछे छुपकर बोला, अच्छा तो ये बात है, मेरे सौतेले भाई के हाथ एक सोने की गुफा लग गई है। इसीलिए वो इतना उछल रहा है।
लेकिन कोई चिंता नहीं है, मैं आज रात ही गुफा के अंदर रखा हुआ सोना चुरा कर ले जाऊंगा और उसके बाद रतन हाथ मलता रह जाएगा। शाम घर पर आकर अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, देखा मेरी चतुराई, मैंने सारे रहस्य का पता लगा लिया है। तुम्हारी चतुराई का तो जवाब नहीं। अब जल्दी करो, जाओ गुफा के अंदर रखा हुआ सारा सोना और चांदी यहाँ लेकर आओ, ताकि हम सबसे ज्यादा धनवान बन जाएं। अरे चिंता मत करो, मैं गुफा में कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। क्यों? मुझे लगता है कि आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ सोना तरस खाकर अपने छोटे भाई के लिए छोड़ आए। मैं तो कहती हूँ कि वो सारा सोना लेकर हमें अपने घर में आना ही नहीं चाहिए। हम ये सारा सोना शहर लेकर चले जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई को शक हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी प्रकार से कोई शक हो। हाँ, शायद तुम सही कहती हो। हम अपने घर के बाहर ताला लगा देते हैं। गांव वाले यही समझेंगे कि हम दोनों गांव छोड़कर चले गए। शाम अपनी पत्नी मोहिनी को लेकर उस जादुई पेड़ के पास चला गया। ये तो एक पेड़ है, तुम यहाँ पर क्यों लाए हो? अरे यही तो रहस्य है नंदिनी। इस पेड़ के पत्ते के बगैर हम गुफा के बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमने इस पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ा तो हम गुफा में ही फंस कर रह जाएंगे। कुछ देर बाद शाम अपनी पत्नी नंदिनी के साथ गुफा के नजदीक पहुंचकर बोला, जम्बारा जम्बारा। गुफा का द्वार तेज आवाज के साथ खुल गया, मगर जैसे ही शाम और नंदिनी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक गुफा का द्वार बंद हो गया और एक कड़कदार आवाज शाम के कानों से टकराई। अच्छा, तो तुम हो वो दोनों जो हमारा लूटा हुआ सोना और चांदी इस गुफा से ले जा रहे हो? उस गुफा के अंदर दो डाकू खड़े हुए थे। एक डाकू दूसरे डाकू से बोला, सरदार, इसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। पता नहीं ये कैसे इस गुफा का रहस्य जान गए। अगर इन्हें जीवित छोड़ा तो ये इस गुफा का रहस्य किसी और को भी बता देंगे। सही कहा, बड़ी मुश्किल से तो ये दोनों हाथ आए हैं। मैं इन्हें भला कैसे जाने दूंगा? शाम उन दोनों को देखकर डरते हुए बोला, डाकू भाइयों, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये आपका लूटा हुआ सोना और चांदी है। मैं तो बस अपने छोटे भाई का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ। आपके इस गुफा के रहस्य के बारे में मेरा छोटा भाई भी जानता है और वही आपका सोना और चांदी लेकर गया है। हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये सही कह रहे हैं। कुछ समय पहले इनका छोटा भाई भिखारी था, मगर अब बहुत ही धनवान है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। हमें फंसाने के लिए कोई नई चाल चल रहे हो ना? अरे हम जैसे ही तुम्हें छोड़ेंगे और तुम हमें पकड़वा दोगी, यही चाल है ना तुम्हारी? सरदार, देर मत कीजिए, मार दीजिए इन दोनों को। दूसरे डाकू की बात सुनकर पहले डाकू ने अपनी तलवार निकाल ली और लालची शाम और उसकी पत्नी को मारकर वहीं ढेर कर दिया। सबको यही लगा कि शाम और उसकी पत्नी नंदिनी गांव छोड़कर जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।